बच्चों हम बात कर रहे थे कक्षा 7 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक, जिसके 3 अध्याय हमारे पूर्ण हो चुके थे। वहीं तीसरे अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार से दिल्ली सल्तनत के ऊपर जो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा एक विशेष प्रकार का शासन किया जाता है और उसके फलस्वरूप दिल्ली सल्तनत का क्षेत्र भारतीय उपमहाद्वीप के एक विशाल क्षेत्र पर कायम हो जाता है इनका अधिकार। अब हम बात करेंगे उनके आगे जो शासन और शासक जो आएंगे उनके बारे में, जिसमें हम बात करेंगे मुख्य रूप से मुगल साम्राज्य के बारे में। मुगल साम्राज्य के बारे में बात करें तो बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे कि इन मुगलों का परिचय क्या है और ये किस प्रकार से यहाँ पर सत्ता स्थापित करते हैं। तो देखिए बच्चों, भारतीय उपमहाद्वीप जैसे विशाल क्षेत्र पर मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए शासन कर पाना अत्यधिक कठिन था, क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप जिस क्षेत्र की बात हो रही है यह क्षेत्र अपने आप में बड़ा क्षेत्र है। अपने आप में यह एक बहुत विस्तृत और बड़ा क्षेत्र है, इसलिए इस पर शासन कर पाना किसी भी शासक वर्ग के लिए क्या है, बहुत ही मुश्किल कार्य है। यह कार्य अपने पूर्ववर्ती शासकों के विपरीत मुगल शासकों ने करके दिखाया, अर्थात इनके जो पहले के जो शासक वर्ग थे उनके द्वारा इस कार्य को इतने प्रभावी तरीके से नहीं कर पाए थे जितना मुगल इस कार्य को कर पाए हैं। 16वीं सदी के उत्तरार्ध से इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार करना शुरू किया और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप पर किसका अधिकार हो गया, मुगलों का अधिकार हो गया। देखिए बच्चों, यहाँ पे बात हो रही है कि 16वीं शताब्दी के अंतिम जो वर्ष हैं वहां से इन्होंने क्या किया, यहाँ पर शासन करना प्रारंभ किया दिल्ली और आगरा के आसपास के क्षेत्रों से, और धीरे धीरे इन्होंने 17वीं और 18वीं शताब्दी तक क्या किया, संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप पर क्या किया, अपना शासन स्थापित किया। मुगलों के प्रशासन के ढांचे और शासन संबंधी जो विचार हैं इनके पतन के बाद भी आज भी टिके हुए हैं। अर्थात मुगलों के जो प्रशासन करने का जो तरीका था, अर्थात जो शासन करने का जो व्यवस्था थी इनकी, वो इन मुगलों के पतन के बाद भी आज भी हमें कहीं न कहीं दिखाई देती है। इस राजनीतिक धरोहर से उपमहाद्वीप में इनके पश्चात आने वाले शासक भी क्या हुए, स्वयं को इनकी जो प्रशासनिक और जो शासन करने की व्यवस्था थी उनसे अछूता नहीं रह पाए। आज भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बात करें बच्चों, स्वतंत्रता दिवस पर तो भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा जो मुगलों का निवास स्थान था, अर्थात दिल्ली का लाल किला, तो दिल्ली के लाल किले की दीवार से क्या करवाया जाता है, पूरे राष्ट्र को संबोधित किया जाता है और यहाँ पर क्या किया जाता है, ध्वजारोहण किया जाता है स्वतंत्रता दिवस के मौके पर। ये देखिए बच्चों, दिल्ली का लाल किला है, चित्र में दिखाया गया है, आप देख सकते हैं इसको। अब देखें कि ये जो मुगल हैं वो आखिर है कौन और कहां से आए और किस प्रकार से इन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों पर सत्ता स्थापित की। तो इनकी बात करें तो इनकी रगों में दो वंशों का खून दौड़ रहा था और ये दोनों ही वंश क्या थे, अपने आप में महान वंश थे। माता की ओर से बात करें तो माता की ओर से बच्चों ये चंगेज खां, जिसके बारे में हमने पहले बात की थी, उसके क्या थे, उत्तराधिकारी थे। और चंगेज खां का जो क्षेत्र है वो चीन और मध्य एशिया वाले क्षेत्रों पर इसका क्या था, शासन था। अब पिता की ओर से बात करें तो पिता की ओर से वे तैमूर के वंशज थे। ईरान, इराक और वर्तमान में जो तुर्की वाला क्षेत्र है यहाँ पर इनका क्या था, शासन था, जो तैमूर वंश के शासक थे उनका। इन्होंने क्या किया बच्चों, 1398 में दिल्ली पर कब्जा किया और 1404 में क्या हुई, तैमूर की मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से देखते हैं कि बच्चों मंगोलों की एक शाखा और वंश और तैमूर की शाखा और तैमूर के जो वंश है वो कौन है, इनके वंशज मुगल हैं। अर्थात ये दोनों ही क्या हैं, शक्तिशाली शासकों के क्या है, वंशज हैं। मुगलों के जो सैन्य अभियानों की बात करें तो सबसे पहले जो मुगल शासक सर्वप्रथम आते हैं उनका नाम है बाबर। बाबर प्रथम मुगल शासक था जो 12 वर्ष की आयु में 1494 में फरगना नामक जो राज्य है उसका उत्तराधिकार किसको प्राप्त हो रहा है, बाबर को प्राप्त हो रहा है। और बाबर का इस समय जो कार्यकाल है वो 1526 से 1530 तक का माना जाता है। उज़्बेक कौन है बच्चों, जो मंगोलों की क्या है, दूसरी शाखा है और ये बहुत शक्तिशाली जातियां होती थी। उज़्बेकों के आक्रमण से इन्होंने क्या किया, जो पैतृक गद्दी थी, जो फरगना का शासन इनको मिला था वो इनको छोड़ना पड़ा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद में 1504 में इन्होंने क्या किया, जो काबुल नामक शहर है इस पर क्या किया, कब्जा किया। किसके द्वारा, बाबर के द्वारा काबुल पर कब्जा किया जा रहा है। 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को इनके मध्य पानीपत के युद्ध होते हैं बच्चों, और पानीपत के युद्ध में
दिल्ली और आगरा के ऊपर अधिकार हो जाता किसका, मुगल वंश के प्रथम शासक बाबर का, जिसमें इन्होंने क्या किया, इल्तुतमिश को क्या किया, हराया। इसमें आप देख रहे हैं बच्चों, इस चित्र में मुगल सेना है, ये अपने अभियान के ऊपर इस प्रकार से दर्शाई गई है। अब बच्चों यहाँ पे एक विशेष बात है, वो हम देखेंगे कि युद्ध में प्रयोग होने वाले बारूद की तकनीक भारत में 14वीं शताब्दी में लाई गई। आग्नेयास्त्रों के लिए इसका प्रयोग सर्वप्रथम गुजरात में, मालवा और दक्कन वाले प्रदेशों में हुआ था। वहीं बात करें 16वीं शताब्दी की, तो उसके आरंभ में बाबर के द्वारा इसका प्रयोग किया गया पानीपत के युद्ध में, जिसमें इन्होंने क्या किया, इल्तुतमिश को हराया। अब देखिए यहाँ पे जो युद्ध की जो पारंपरिक तरीके हैं युद्ध के, उनको क्या किया जा रहा है, खत्म करके जो नए नए तरीके हैं, अर्थात जो गोला और बारूद वाले और जो तोपें हैं, इनका प्रयोग यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और इसका आप इस चित्र में भी बड़ी आसानी से इनको देख सकते हैं। तो बच्चों इस भाग में हम यहीं तक बात करेंगे और इसके अगले भाग में मैं आपसे बात करूंगा जो मुगल सम्राट हैं उनके बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।